जा रहा है। बताया ये भी जानकारी सामने आई कि 10वीं बैठक में भाग लिया है और बैठक के दौरान ही राज्य से हो रहे पलायन की समस्या पर चर्चा की गई है। इसे रोकने के लिए ही चल रही योजनाओं की समीक्षा की गई है और मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने, स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने और इसके साथ ही स्थानीय संसाधनों को बेहतर उपयोग पर जोर भी दिया गया है। चुके आशीष, माफ कीजिएगा, सीएम धामी ने बैठक की है और पलायन रोकथाम पर मंथन भी हुआ है। बैठक में हिस्सा लिया और बैठक के दौरान उन्होंने राज्य से हो रहे पलायन की समस्या पर चर्चा की और इसे रोकने के लिए चल रही तमाम योजनाओं की भी समीक्षा की और साथ ही उन्होंने अधिकारियों को कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं, स्वरोजगार को प्रोत्साहित किया जाए और स्थानीय संसाधनों को बेहतर किया जाए। जो युवा हैं यहाँ के वो कहीं न कहीं स्वरोजगार के माध्यम से लोगों को रोजगार दें और ताकि नौकरी देने वाले बने युवा और नौकरी ढूंढने की बजाय स्वरोजगार पर जो है उन्होंने जोर दिया है और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो पलायन की समस्या है, लगातार जो पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन हो रहा है उसका कहीं ना कहीं समाधान किया जाए। तमाम जो विकास योजनाएं हैं उसके माध्यम से हो, चाहे सहकारिता के माध्यम से कई बैंकों के द्वारा लोन मिलता है युवाओं को, सीएम स्वरोजगार योजना के माध्यम से भी कई युवा जो है अपना स्वरोजगार कर रहे हैं। उन्होंने इस पर फोकस किया है और ताकि आने वाले समय में जो ये समस्या है इसका समाधान हो सके। कहीं ना कहीं जो राज्य में पलायन एक बड़ी समस्या कहीं ना कहीं बन चुकी है। कई गोस्ट विलेज उत्तराखंड में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, चाहे सीमांत क्षेत्र हो या फिर जो 13 जनपद हैं उत्तराखंड के, मैदानी क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो पहाड़ी क्षेत्रों से सबसे ज्यादा जो है पलायन देखने को मिल रहा है। पौड़ी हो, चमोली हो, उत्तरकाशी हो, अल्मोड़ा हो, तमाम जनपदों से ऐसे जो है खबरें भी आती हैं और कहीं ना कहीं जो युवा हैं वो आखिर क्यों पलायन कर रहे हैं उस पर चर्चा की गई है और ताकि आने वाले समय में लोगों को स्थानीय क्षेत्रों में ही रोजगार मिल सके, ऐसा सीएम ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बिल्कुल आशीष डोभाल जी, अगर बात करें आयोग की ये 10वीं बैठक है तो इस बैठक में और क्या खास रहा है, क्योंकि पहले भी कई बार बैठकें हो चुकी हैं। बिल्कुल, पहले भी बैठकें हो चुकी हैं, ये 10वीं बैठक है तो हर बैठक में यही चर्चा होती है कि पलायन जो है उसे रोका जाए और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास किया जाए। तमाम जो योजनाएं तो सरकार हो चाहे केंद्र सरकार की तरफ से जो संचालित की जा रही हैं उनको धरातल पर मूर्त रूप दिया जाए। मुख्यमंत्री ने सभी जो अधिकारी मौजूद थे उनको निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाया जाए। एप्पल मिशन हो, कीवी मिशन हो, चाहे जो कृषि के माध्यम से आय दोगुनी करने की योजनाएं चल रही हैं केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, उनको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की जो है पहल जो है सीएम धामी ने की है और ताकि जो है स्थानीय संसाधनों में जो है बढ़ोतरी हो और स्वरोजगार मिले लोगों को, इस पर मुख्यमंत्री ने पूरा जोर दिया है। जी बिल्कुल आशीष जी, जो पलायन की समस्या है वो उत्तराखंड में खास तौर पर देखने को मिलती है, लेकिन अगर रोजगार की जिस तरीके से बात की जा रही है तो क्या कोई नई जो डेवलपमेंट है वो होने जा रही है अब उत्तराखंड में? बिल्कुल, कई युवा स्वरोजगार का उदाहरण भी पेश कर रहे हैं, चाहे एप्पल मिशन के माध्यम से अपना उद्यान लगा रहे हैं, कीवी मिशन के माध्यम से कीवी के बगीचे लग रहे हैं और कई युवा सहकारिता समिति के माध्यम से लोन लेकर अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। ऐसे उदाहरण भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ऐसे कम ही उदाहरण हैं और ज़्यादा जो है पलायन ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में स्वरोजगार के कम साधन होते हैं। 4 धाम यात्रा के दौरान कुछ लोगों को रोजगार जरूर मिलता है, लेकिन जब ये यात्रा खत्म हो जाती है तो कई लोग जो है बेरोजगार हो जाते हैं और कहीं ना कहीं एक सरकारी माध्यम में नौकरी ढूंढना ही एक पलायन का जो है समाधान नहीं हो सकता है। स्थानीय स्तर पर जब तक नए नए उद्योग न लगे, स्वरोजगार के माध्यम न
मिले तब तक जो है पलायन होता रहेगा। और एक पलायन तो शिक्षा के लिए होता है, एक पलायन कहीं ना कहीं रोजगार के लिए होता है। तो अगर रोजगार स्थानीय स्तर पर मिल जाए, शिक्षा की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर हो, तो कम से कम जो है लोग अपने क्षेत्र से पलायन करेंगे और अपने ही क्षेत्र में कोई न कोई उद्योग करें या फिर अपना बिजनेस करें या फिर कोई जो है अपना प्रोडक्ट बनाता है, कोई अपना जो है स्वरोजगार करता है। तो इस पर कहीं ना कहीं जोर देने की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बात की है। जी बिल्कुल आशीष जी, उत्तराखंड सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि उत्तराखंड में जो पलायन की समस्याएं आ रही हैं उसको रोकने का जो प्रयास है वो लगातार उनके जरिए जारी है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। वहीं देहरादून में संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और कार्यक्रम के दौरान ही कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। साथ ही मुख्यमंत्री सीएम धामी ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। मोरी और चालदे विकास खंडों ने भी विभिन्न सूचकांकों में उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त करके हमारे प्रदेश का नाम पूरे देश में ऊंचा किया है। मैं इस अवसर पर सम्मानित होने वाले सभी आकांक्षी जनपदों एवं विकासखंड के सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को और उनकी पूरी टीम को हृदय से सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी एवं कुशल नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ आज देश के समग्र विकास के लिए निरंतर प्रभावी कदम लगातार उठाए जा रहे हैं। अनेक ऐतिहासिक निर्णय देश के अंदर लिए जा रहे हैं और इसी क्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2018 में आकांक्षी जनपद जिला कार्यक्रम, आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम की शुरुआत 2023 में और 2018 में आकांक्षी जनपद की गई थी, जिनके अंतर्गत देश भर में 112 जिलों और 500 विकासखंडों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बृहद स्तर पर देश के अंदर प्रयास किए जा रहे हैं। अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास और वित्तीय समावेशन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार अभूतपूर्व से किए जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत हमारे प्रदेश में भी दुगड्डा, मोरी, गदरपुर, सयालदी, बहादुराबाद और कपकोट को शामिल किया गया है और हमारी सरकार ने नीति आयोग के द्वारा चयनित इन सभी 6 विकासखंडों के साथ साथ राज्य के अन्य 9 जनपद को भी इस महत्वपूर्ण पहल से जोड़ने का कार्य किया है। और ये गर्व का विषय है कि नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जनपदों की रैंकिंग में हमारे हरिद्वार जनपद को वर्ष 2022 में देश में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ। वहीं विकासखंडों की श्रेणी में बागेश्वर के कपकोट को देश में 40वीं रैंकिंग प्राप्त हुई। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि के मंत्र के साथ राज्य के विकास और समृद्धि के लिए निरंतर प्रयास भी कर रही है, निरंतर कार्य भी कर रही है। अनेक नवाचारों को भी हम अपना रहे हैं और व्यवहारिक रूप से जो दृष्टिकोण हमारी नीतियों में होना चाहिए, कार्यक्रमों में होना चाहिए, उन सभी को अपने कामों में भी लाया जा रहा है। जहां एक और शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, खेल, पेयजल और हवाई कनेक्टिविटी जैसे सभी प्रमुख क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। वहीं लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से विकसित भारत और विकसित उत्तराखंड के स्वप्न को साकार करने की दिशा में भी निरंतर कार्य किया जा रहा है। हमारी सरकार प्रदेश में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भी निरंतर कार्य कर रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2023 में दिसंबर माह में यहीं देहरादून में इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया गया था।
और इस ग्लोबल समिट में हम सबके लिए एक बड़ा अच्छा अनुभव ये रहा कि जब कभी भी समिट होती थी तो समिट के बारे में एक धारणा बन गई थी कि समिट होती है, लोग आते हैं, एमओयू साइन करते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ उतरता नहीं है। जब हम समिट कर रहे थे तो हमको, मैंने माननीय राज्यपाल महोदय से उनका परामर्श लेने के लिए मैं उनके पास गया था, तो उन्होंने कहा कि आपकी क्या अपेक्षा है। तो मैंने उनको कहा कि हम सोच रहे हैं कि 2-2.5 लाख करोड़ रुपए का एमओयू हो जाएगा। तो मेरा भी पहला अनुभव था, आप सबको तो पता है, जब मैं मुख्यमंत्री के रूप में इस जिम्मेदारी पर आया तो बहुत अनुभव नहीं था मेरे पास। कभी गणेश जोशी जी की तरह मंत्री परिषद में भी नहीं रहा था मैं। तो मैंने ऐसे ही कहा उनसे, मैंने कहा 2-2.5 लाख करोड़ का हो जाएगा जी, तो बहुत हो जाएगा। तो उन्होंने भी कहा कि हाँ 2-2.5 लाख करोड़ हो जाए तो अच्छा है, बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद हमने प्रत्येक बड़े शहर में देश के और दुनिया के भी कुछ शहरों में, और मुझे पहली बार लंदन भी जाने का अवसर मिला, पहली बार ही दुबई भी गया, पहली बार मैं अबू धाबी भी गया। बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जिसमें मैं पहली बार गया, और ये मेरे साथ बड़ा संजोग भी है कि सब पहली बार ही होता है। तो हमने पहली बार तो प्रधानमंत्री जी आए हमारे, 8 और 9 तारीख को हमने यहाँ इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया, और जिस शहर में हम जा रहे थे एक अच्छा अनुभव ये हो रहा था कि कहीं 15,000, कहीं 20,000 करोड़ के, कहीं 25,000 के, कहीं 40,000 करोड़ के, लगातार हमारे निवेशकों के साथ समझौतों पर, हमारे ज्ञापन पर समझौते होते जा रहे थे, हस्ताक्षर हो रहे थे। और ऐसा करते 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 लोग कहते थे कि जिस दिन समिट होती है उस दिन जो है सारे लोग एक साथ हस्ताक्षर करते हैं और फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं। सच बताऊं तो हमको कोई फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं पड़ी, और जिस दिन समिट का प्रधानमंत्री जी ने यहां पर शुभारंभ किया उस दिन तक हमारे 3,56,000 करोड़ के हमारे समझौतों के शेयर ज्ञापन हमारे संपन्न हो गए। चलिए जी, इतने से भी बात बनी नहीं। क्या है कि हमें बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, रोज परीक्षा है। आप लोग तो जो हमारे अधिकारीगण हैं वो पहले पढ़ाई लिखाई में परीक्षा देते। देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां पर कई जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट जारी है, और इसके साथ ही देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। नैनीताल, चंपावत और पौड़ी में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड में मौसम ने करवट ले ली है। देहरादून समेत राज्य के कई जिलों में घने कोहरे को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। सुबह और देर रात के समय विजिबिलिटी कम रहने की आशंका जताई गई है, और जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। तो प्रशासन ने वाहन चालकों को सावधानी बरतने की भी, जरूरी होने पर यात्रा न करने की भी सलाह लगातार दी जा रही है। तो आपको बता दें, मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। देहरादून में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। और इसी खबर पर हमारे साथ आशीष डोभाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, देहरादून में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, किस तरीके से प्रशासन जो है लगातार लोगों को सलाह देते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल सुमन, उत्तराखंड में कई जिलों में जो है येलो अलर्ट जारी है, कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार हो, देहरादून हो, उधम सिंह नगर हो, नैनीताल हो, चंपावत हो और पौड़ी में कहीं ना कहीं येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। और वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। सुबह जो है मौसम जो है काफी खराब था और कोहरा लगा हुआ था, कहीं ना कहीं धूप भी बहुत बड़ी मुश्किल से अब जाकर निकली है। और अभी फिलहाल जो है कहीं कहीं बादल छाए हुए हैं देहरादून में, और कहीं कहीं हल्की धूप आ रही है। और सुबह और रात को कहीं ना कहीं जो तापमान है उसमें काफी गिरावट देखने को मिल रही है। और जो
प्रदूषण का एक स्तर है वो भी काफी जो है बढ़ चुका है। कहीं न कहीं देहरादून भी जो है दिल्ली और जो एनसीआर के शहरों की तरह प्रदूषित शहरों की श्रेणी में एक तरह से आने वाला है। और मौसम की जो ये बेरुखी है वो इससे बढ़ाती जा रही है। और जो कहीं न कहीं हार्ट के पेशेंट हैं और तमाम जो बीमारियों के जो मरीज हैं उनके लिए कहीं न कहीं इससे खतरा जो है बताया जा रहा है। और जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं वो सलाह दे रहे हैं कि कम से कम जो है घर से बाहर निकलें। और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर कहीं न कहीं एक तरह से जो जंगली जानवरों का भी खतरा जो है बना हुआ है। और स्कूलों के समय में भी जो है बदलाव किया गया है। सुबह 9 बजे से पहले किसी भी स्कूल का जो है टाइम जो है 9 बजे तक रखा गया है और शाम को 4 बजे से पहले छुट्टी की जा रही है। और मौसम की ये जो बेरुखी है ये अभी लगातार बनी हुई है। हालांकि मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि बारिश हो सकती है पहाड़ी क्षेत्रों में। और जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर लगातार कोहरा बना रहेगा, चाहे देहरादून हो, हरिद्वार हो, उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत और पौड़ी में येलो अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन राजधानी में फिलहाल जो है जो धूप है वो हल्की धूप निकली हुई है। और सुबह जो है काफी कोहरा लगा हुआ था और जो ठंड से जो है कहीं न कहीं कपाने वाली ठंड जो है पड़ी है। और आने वाले समय में ये और बढ़ सकती है। जब तक बारिश ना हो तब तक इसमें कोई सुधार आने वाले समय में देखने को नहीं मिल रहा है। जी बिल्कुल आशीष, घने कोहरे की वजह से कई बार हमें ये देखने को मिल रहा है वाहनों की जो दुर्घटनाएं हैं वो लगातार खबरें सामने आ रही हैं। उसकी रोकथाम के लिए फिलहाल कोई अभी उपाय किया जा रहा है? लाइटों का इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर लोगों से अपील की जा रही है कि किस तरीके से वाहन जो है धीमी गति से चलाया जाए? बिल्कुल सुमन, कल एक दिन पहले ही ऋषिकेश में एक बड़ा हादसा हुआ था। कोहरे के कारण जो है एक कार का एक्सीडेंट हुआ है। लगातार वाहनों के जो दुर्घटनाएं हैं वो कोहरे के कारण हो रही है। तो जो प्रशासन है, चाहे ट्रैफिक हो चाहे परिवहन विभाग हो, वो सलाह दे रहा है वाहन चालकों को कि वो फॉग लाइट का इस्तेमाल करें और अनावश्यक यात्रा से बचने की जो है सलाह दी जा रही है। जी बिल्कुल आशीष, अगर रेन बसेरों की बात करें तो वहां पर भी कुछ लोग जो हैं वो रहने को मजबूर हैं और इसके साथ ही जो सड़कों पर भी लोग रह रहे हैं उनके लिए अलाव की व्यवस्था अलग से की जा रही है। बिल्कुल सुमन, जो नगर निगम क्षेत्र हैं, चाहे वो नगर पालिका है, नगर पंचायत है, नगर निगम है, उसमें अलाव की व्यवस्था की गई है। और जो रैन बसेरे में है, जो बेसहारा लोग हैं उनके लिए रुकने की व्यवस्था की जा रही है। तो कई जो नगर निगम के माध्यम से ये सभी व्यवस्थाएं जो है की जा रही हैं ताकि लोगों को कम से कम दिक्कत हो और ठंड से किसी की जान न जाए, इसकी जो है व्यवस्था जो है सरकार की तरफ से की जा रही है। जी आशीष, फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। वहीं देहरादून में आईएसबीटी के निकट ही शिमला बाईपास पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक चलती बस में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते बस से धुआं और आग की लपटें उठने लगी। गनीमत रही कि समय रहते ही सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे कि किसी भी तरह की जान माल की कोई हानि नहीं हुई है। और घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और इसके साथ ही कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं स्थानीय पुलिस भी तुरंत ही की घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया और आग लगने के कारण का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि पुलिस और दमकल विभाग मामले की जांच में जुटे हुए हैं। वहीं उत्तराखंड एसटीएफ की एंट्री नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने ही लक्ष्मण झूला क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए बाबा की वेशभूषा में घूम रहे नशा तस्कर शंकर गिरी और उसके साथी मनीष को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से करीब 11 ग्राम अवैध एमडीएमए बरामद किया गया है और इसके साथ ही पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि वे दिल्ली में बताया गया कि नशीला पदार्थ लाकर पर्यटकों को ऊंचे दामों पर बेचते थे और पुलिस मामले की फिलहाल इस गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई कर रही है।
नैनीताल से खबर है जहां पर हाई कोर्ट के नए सीजी का ही नाम आया सामने और इसके साथ ही जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता होंगे नए सीजे। तो आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने नियुक्ति की संस्कृति और इसके साथ ही अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज है जस्टिस गुप्ता। जस्टिस जी नरेंद्र की जगह लेंगे जस्टिस गुप्ता। जानकारी देते चले आपको कि 9 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं जस्टिस नरेंद्र। तो नैनीताल में मौजूद बता दें नैनीताल से खबर है उत्तराखंड हाईकोर्ट को जल्द नया मुख्य न्यायाधीश मिलने जा रहा है। हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के नाम पर सहमति बन गई है और आधिकारिक घोषणा की तैयारी भी है। तो नए मुख्य न्यायाधीश के कार्यभार संभालने के बाद ही न्यायिक व्यवस्था को और प्रभावी बनाने की दिशा में अहम कदम उठाए जाने की उम्मीद है। देहरादून में प्राइमस नाम के एक निजी अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनके परिवार के एक युवक का ही पथरी का ऑपरेशन होना था, लेकिन डॉक्टर के टमटा ने ही ऑपरेशन में लापरवाही दिखाई और जिसके चलते युवक की मौत हो गई है। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल कोरेशन में ले जाया गया है और ये भी गुस्साए परिजनों ने अस्पताल को ही सील करने और इसके साथ ही डॉक्टर को कड़ी सजा दिलाए जाने की भी लगातार मांग करते नजर आ रहे हैं। पौष अमावस्या के अवसर पर ही साल के आखिरी स्नान पर्व को लेकर धर्मनगरी हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और हर की पौड़ी सहित सभी प्रमुख घाटों पर तड़के सुबह से गंगा स्नान और दीपदान और पूजा पाठ का सिलसिला जारी है। आस्था के इस पर्व को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के भी पुख्ता इंतजाम किए। जी अमावस पे हमारे पितरों को याद किया जाता है। पितरों के लिए अमावस का दिन विशेष होता है। इस दिन इनके नाम से दान पुण्य पाठ पूजा तर्पण पिंडदान वगैरह किया जाता है, जिससे इनकी आत्मा को शांति मिले, मोक्ष मिले और ये अपने धाम को प्रस्थान करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, समस्त सनातन धर्मावलंबियों जानते हैं कि आज अमावस्या की तिथि है और आज अमावस्या विशेषकर अपने पितरों की मुक्ति के लिए, पितरों को उद्धार करने के लिए आज अमावस्या के दिन प्रातः काल से ही लोग गंगा जी का स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के बाद जो भी श्रद्धालु जानते हैं वो आज अपने पितरों की मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए श्री गंगा जी के तट पे तर्पण, पूजन, पिंडदान, श्राद्ध कर्म करके अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जो भी श्रद्धालु गंगा जी के तट पे आकर के आज के दिन पितरों के लिए पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, उनके पितरों की मोक्ष मिल जाती है तथा पितरों के आशीर्वाद से उनके घर में मान सम्मान यश कीर्ति की वृद्धि होती है तथा मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। ऐसा लोगों में श्रद्धा, आस्था, विश्वास है। इसलिए आज के दिन पिंडदान पूजा, श्राद्ध कर्म पूजा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते